सो गुड मॉर्निंग बच्चों। टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म अर्थ मैग्नेटिज्म के लिए ही दूसरा नाम है। ये जो टेरेस्ट्रियल वर्ड है ना, ये आप वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ आपको अर्थ से रिलेटेड कोई बात करनी हो। जैसे एक टेलीस्कोप होता है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, अर्थ पे जो चीज़ें बहुत दूर होती हैं उनको देखने के लिए वो काम आता है, तो उसको आप टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कहते हो। वैसे ऐसे टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, इसका मतलब है कि हम उस मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे जो अर्थ से रिलेटेड है। जी हाँ, अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ये बहुत पहले नहीं पता चल पाया था, लेकिन लेटर ऑन धीरे धीरे ये बातें पता चली। इसके रिगार्डिंग आप कुछ बातें एनालाइज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि एंशिएंट टाइम्स में, मतलब बहुत ज़्यादा पहले भी नहीं, थोड़ा सा पहले ही, या आप कुछ इस तरीके की एंशिएंट वेब सीरीज़ वगैरह अगर देखते हो तो आपको पता होगा कि लोग रास्ते का पता कैसे लगाते थे। उनके पास एक मैग्नेट होती थी, वो उस मैग्नेट को ऐसे धागे से बांध देते थे और फ्री छोड़ देते थे। तो वो मैग्नेट हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुकती है, राइट। उससे वो नॉर्थ साउथ और उसके परपेंडिकुलर ईस्ट वेस्ट के बारे में पता करते थे। बच्चों, कुछ ऐसे प्रूफ मिलते हैं जैसे किसी बार मैग्नेट को फ्री छोड़ देने से एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में मैग्नेट रुकती है, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो है जो उस मैग्नेट पे फोर्स लगा रहा है, कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स तो उस मैग्नेट पे लग रहा है। तो कहाँ से आया ये मैग्नेटिक फील्ड? क्योंकि मैग्नेट अपना इफेक्ट तो एक्सपीरियंस नहीं करती, आसपास कोई और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। इसी तरह से जैसे आप कोई आयरन बार है, कोई आयरन मटेरियल है, और उसको आप थोड़ा सा अंदर गड्ढा बना के और उसके अंदर दबा दें ज़मीन में, यू बरी एन आयरन बार इनसाइड द अर्थ अ लिटिल बिट इनसाइड, तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद जब आप देखेंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। मतलब जब आप उसको निकाल के छोटे छोटे आयरन पार्टिकल्स के पास लेके जाएंगे तो वो मैग्नेट उन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लगती है। मतलब वो जो मटेरियल है वो मैग्नेट का है, वो हमने तो एक आयरन बार ली, हमने तो एक आयरन का कोई मटेरियल लिया और वो हमने ज़मीन में दबा दिया। जब हमने उसको निकाला और आयरन पार्टिकल्स के पास ले गए तो वो आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लगा, तो वो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। तो इस सब से पता चलता है कि कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का भी, राइट। वहाँ से रिसर्च स्टार्ट होती है, पढ़ाई शुरू होती है अर्थ मैग्नेटिज्म की। ये कहाँ से आता है, क्यों आता है, इस पे अलग अलग थ्योरी हैं, राइट। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई जब अर्थ जो है वो घूमती है तो अर्थ के साथ साथ उसका एटमॉस्फेयर भी, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स भी घूमते हैं, आयंस घूमते हैं, और हम सब ये पढ़ के आए हैं कि मूविंग चार्ज के साथ एसोसिएटेड होता है मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो कुछ लोगों की थ्योरी ये कहती है। अच्छा, कुछ थ्योरी ऐसा भी कहती थी कि अर्थ के सेंटर पे कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखी हुई है और उससे ये मैग्नेटिक फील्ड आया है। खैर, इस तरीके की थ्योरीज को तो डिस्कार्ड कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्थ के सेंटर का तो टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा होता है और इतने हाई टेम्परेचर पे तो कोई भी मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को रिटेन कर ही नहीं सकती। तो वहाँ पे तो अगर वो मैग्नेट रही भी कभी होगी तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली गई होगी। तो इस तरीके की थ्योरीज को तो खैर नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म का एक्चुअल कॉज क्या है, एक्चुअल रीज़न क्या है, इट इज़ येट टू बी एस्टेब्लिश्ड। इसके बारे में थ्योरी अभी तक एस्टेब्लिश पूरी तरह से नहीं हुई है। किसी चीज़ को कोई काउंटर करता है और किसी चीज़ को कोई काउंटर करता है, ओके। तो इसलिए आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, लेकिन अगर किसी एग्जामिनर ने ऐसा पूछ लिया तो आप इनमें से किसी भी आधी अधूरी थ्योरी को लिख सकते हैं। जी हाँ, मैं इनको आधी अधूरी ही कहूँगा, क्योंकि इनको किसी को भी अभी तक सर्टिफाई ऐसे नहीं किया गया है कि हाँ ये परफेक्ट थ्योरी है, राइट। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं कि भाई अर्थ घूमती है तो आयंस घूमते हैं, आयंस घूमते हैं तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आता है वगैरह, ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हो। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। बच्चों, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म के मेन 3 कंपोनेंट होते हैं। हमें वो तीनों कंपोनेंट पढ़ने हैं और वहीं से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे भी जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा अपना प्लेनेट। जी हाँ, अर्थ हमारा अपना प्लेनेट, खूब हरा भरा, जिसे हमने खूब हरा भरा रखा है, जिस पे हम बिल्कुल पोल्यूशन नहीं करते, जिसकी हम प्रॉपर सफाई रखते हैं, नहीं। तो ये है हमारा प्लेनेट, और हम जानते हैं कि अर्थ अपने ही एक्सिस के अराउंड चारों तरफ घूमती रहती है। तो इस एक्सिस के अबाउट ये अर्थ इस तरह से घूमती रहती है। ये जो अर्थ का सेंटर है, ये एक्सिस अर्थ के सेंटर से पास होता है
और अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल से पास होता है। अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल से पास होता है। तो एक ऐसा एक्सिस जो अर्थ के ज्योमेट्रिकल नॉर्थ, सेंटर और ज्योमेट्रिकल साउथ को टच करता है, उसके अराउंड अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है और 24 आवर्स में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है, उसको ज्योमेट्रिकल एक्सिस कहते हैं। लेट मी रिपीट, ज्योमेट्रिकल एक्सिस किसको कहते हैं? एक ऐसा एक्सिस जो अर्थ के ज्योमेट्रिकल नॉर्थ, सेंटर और ज्योमेट्रिकल साउथ को टच करता है, जिसके अराउंड अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है और अपना पूरा रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, उसको ज्योमेट्रिकल एक्सिस कहते हैं। क्योंकि ये लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा तो आप कितनी बार भी इसको रोक के रिवाइंड करके प्ले कर सकते हो, तो आराम से प्ले कर करके ये पूरी बात लिख लेना जो मैंने अभी बोली थी, क्योंकि आपसे ऐसे पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव एग्जाम में कि व्हाट इज ज्योमेट्रिकल एक्सिस। आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि सर ये नॉर्थ और साउथ बोल रहे हैं तो साथ में ज्योमेट्रिकल क्यों बोल रहे हैं, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ, ज्योमेट्रिकल साउथ, ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि जब आप अर्थ पर किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे, एक धागे की हेल्प से, फ्री थ्रेड की हेल्प से, स्ट्रिंग की हेल्प से फ्रीली सस्पेंड करेंगे, तो वो हमेशा एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में रुकेगी और वो बार मैग्नेट कभी भी अर्थ के ज्योमेट्रिकल एक्सिस के पैरेलल नहीं रुकती है। वो मैग्नेट कभी भी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग नहीं रुकती है, बल्कि वो ज्योमेट्रिकल एक्सिस से कुछ एंगल बनाकर हमेशा रुकती है, ऑलवेज। मैं रिपीट करता हूं, जब आप किसी बार मैग्नेट को किसी स्ट्रिंग की हेल्प से फ्रीली सस्पेंड करते हो तो वो मैग्नेट कभी भी अलोंग ज्योमेट्रिकल एक्सिस नहीं रुकती है, वो हमेशा एक एंगल बनाकर रुकती है। और ये जो एंगल होता है, ये थीटा फिक्स है, मतलब आप 1000 बार एक्सपेरिमेंट कर लो, ये बिल्कुल उतना ही आएगा उस लोकेशन पे, बार बार मैग्नेट वहीं जाकर रुकेगी जहां वो पहली बार रुकी थी। इस थीटा को ही कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। लेकिन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की डेफिनेशन हम क्या देंगे? अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, तो आप उसको इस तरह से नहीं लिखेंगे जिस तरह से मैंने बताया। तो हम उसको कैसे लिखेंगे मैं अभी 2 मिनट बाद आपको बताता हूँ। फिलहाल बच्चों, ये मैग्नेट अगर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कहीं रुकी है तो इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये इस मैग्नेट का साउथ पोल है, ये इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये इस मैग्नेट का साउथ पोल है फॉर एग्जांपल, और मैग्नेट ऐसे रुकी है, तो मैग्नेट को यहाँ पर किसने रोका? मैग्नेट को तो मैग्नेटिक फोर्स ने ही रोका होगा, तो बेसिकली नॉर्थ पोल को अट्रैक्शन मिला होगा जिसकी वजह से यहाँ कहीं जाके रुका। साउथ पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होगा जिससे साउथ यहाँ कहीं जाके रुका। और आप सब तो जानते ही हैं ना कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो नॉर्थ को तो साउथ अट्रैक्ट कर रहा होगा। इसका मतलब ये जो भी पोल है यहाँ, ये जो भी पॉइंट है, ये जो भी पोल है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? साउथ पोल की तरह फंक्शन कर रहा है। ये पोल साउथ पोल की तरह फंक्शन कर रहा है। इसी तरह से ये जो साउथ है ये नॉर्थ से अट्रैक्ट हुआ होगा, तो ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है, ये जो पर्टिकुलर पोल है, ये नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा होगा, इसलिए इसने साउथ को अट्रैक्ट किया है। मैंने कहा नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो बच्चों, ये जो दोनों पोल्स आए हैं, ये कौन से पोल्स हैं? इनको कहा जाएगा मैग्नेटिक पोल्स। और ये कौन से पोल्स थे? ये थे ज्योमेट्रिकल पोल्स। मतलब ज्योग्राफी की क्लास में जाइए, यूपीएससी की क्लास में जाइए, आईएएस की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों से बात कीजिए, ज्योग्राफी पढ़ने वाले बच्चों से बात कीजिए, ज्योग्राफी पढ़ाने वाले टीचर से बात कीजिए, तो वो कहेंगे ये हैं पोल्स। जब वो पोल कहते हैं तो वो ज्योग्राफिकल पोल के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो उन पोल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं जिनसे पास होने वाले एक्सिस के अराउंड अर्थ घूम रही होती है। इसलिए उसको हमने नाम दिया ज्योग्राफिकल
पोल्स, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ। लेकिन बच्चों ये जो मैग्नेट इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में यहाँ पर रुकी है, और इस जगह ये जो हमने सोचा कि भाई ये पोल है पक्का, ये नॉर्थ साउथ से अट्रैक्ट हो रहा होगा, साउथ नॉर्थ से अट्रैक्ट होगा, तो ये जो पर्टिकुलर पोल है, नाम में इसका कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन ये बिहेव किसकी तरह कर रहा है, जैसे कुछ ऑथर लिखते हैं, क्या लिखते हैं कुछ ऑथर, ध्यान से सुनना, तो आप हमेशा सही लैंग्वेज लिखिएगा, आप समझिए, मीनिंग समझिए मैं क्या कह रहा हूं, कि ये आपकी मैग्नेट का नॉर्थ अगर यहां पे रुका है तो ये साउथ से अट्रैक्ट हुआ होगा, तो आप इसका कुछ भी नाम रख दीजिए, लेकिन ये काम किसकी तरह कर रहा है, साउथ पोल की तरह। तो कुछ ऑथर क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा मेरी बात को, केयरफुली सुनिएगा। ये लिखते हैं वो, अर्थ के ज्योमेट्रिकल नॉर्थ के पास अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, लेकिन वो काम साउथ पोल की तरह करता है। अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ के पास अर्थ का मैग्नेटिक साउथ होता है, लेकिन वो काम नॉर्थ की तरह करता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली है, लेकिन लिखते हैं ऑथर तो मुझे बतानी तो पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन क्या कर रहा हूँ बार बार, कि तुम्हारा कंसर्न फंक्शन से होना चाहिए। ये पोल किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, तो फंक्शन के बिहाफ पे उसके मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है ये साउथ पोल की तरह काम कर रहा है, राइट, फंक्शन के बिहाफ पे। नाम भले ही आप इसका नॉर्थ रख दो, जैसे कुछ ऑथर कहते हैं ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ बिहेव किसकी तरह करता है, साउथ की तरह बिहेव करता है, राइट। लेकिन कुछ ऐसे ऑथर भी हैं जो लैंग्वेज को सिंपल लिखते हैं, कुछ किताबें आपको ऐसे भी मिलेंगी, वो कहते हैं कि अर्थ के नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास जो पोल होता है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, सिर्फ इतना ही कहते हैं और पोल का नाम नहीं बोलते हैं। तो बच्चों चलिए, खैर ये हैं क्या, ये हैं मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स और अर्थ के सेंटर को मिलाने वाली लाइन, लेट मी रिपीट, मैग्नेटिक पोल्स और अर्थ के सेंटर को मिलाने वाली लाइन को मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स और अर्थ के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है उसको मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। अर्थ के ज्योग्राफिकल पोल्स और अर्थ के सेंटर को मिलाने वाली लाइन को ज्योग्राफिकल एक्सिस कहते हैं। बच्चों, ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। तो मैं क्या कह रहा था तुमसे थोड़ी देर पहले, कि अगर कोई तुमसे पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, तो आपको क्या डेफिनेशन लिखनी है। तो बच्चों आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इज इट क्लियर नाउ? चलिए, एक टर्म मैं बोलता हूं, मेरिडियन। क्या टर्म बोली मैंने, मेरिडियन। हाँ, ये वही ली मेरिडियन, कनॉट प्लेस वाला दिल्ली, ये वही है मेरिडियन। सो मेरिडियन का मतलब होता है प्लेन, मतलब ज्योग्राफिकल प्लेन, मैग्नेटिक प्लेन, इसकी जगह मैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन टर्म बोल सकता हूँ। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफिकल मेरिडियन। बच्चों फॉर एग्जांपल, ये जो अर्थ है, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से एक कट लगाऊं और यहाँ इस तरह से एक कट लगाऊं पूरा, और कट लगाने के बाद ये जो पीस है, जो एलिमेंट है, निकालूं तुम्हारे सामने ऐसे, तो बताओ ये एक डिस्क की तरह नजर आएगा या नहीं? जल्दी से सोचो, इमेजिन करो जो मैंने कहा, राइट। फॉर एग्जांपल, ये एक, मान लो ये एक लड्डू है, या ये एक फ्रूट है, या ये गुलाब जामुन है, कुछ भी मान लो। अब मैं एक नाइफ लेके, एक नाइफ यहाँ रखता हूँ, एक नाइफ यहाँ रखता हूँ, और नाइफ लेके ऐसे यहाँ पे कट लगाता हूँ, और कट लगा के ये जो एलिमेंट यहाँ से पूरा बाहर निकलेगा, बोलो इसकी शेप डिस्क जैसी होगी या नहीं, ये एक प्लेन होगा या नहीं? तो ये वो प्लेन है ना, कौन सा प्लेन, जो मैंने ज्योग्राफिकल एक्सिस के पैरेलल इमेजिन किया है, या मैं ये कह सकता हूँ कि वो प्लेन जिसमें ज्योग्राफिकल एक्सिस होता है, उस प्लेन को ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। ये सब डेफिनेशन है, तो आप बार बार रिवाइंड कर करके धीरे धीरे लिख सकते हो अपने रजिस्टर पे। ज्योग्राफिकल मेरिडियन एक ऐसा प्लेन होता है जिस प्लेन में ज्योग्राफिकल एक्सिस लाई करता है। बोलो यस और नो। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ऐसे कट लगाऊं और इस वाले प्लेन को तुम्हें दिखाऊं, तो ये भी एक प्लेन है,
ये कौन सा प्लेन है जिसमें मैग्नेटिक एक्सिस लाई करता है, तो इसको क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, आई होप क्लियर। ज्योग्राफिकल मेरिडियन वो प्लेन है जिसमें ज्योग्राफिकल एक्सिस लाई करता है, मैग्नेटिक मेरिडियन वो प्लेन है जिसमें मैग्नेटिक एक्सिस लाई करता है। जब दोनों एक्सिस के बीच का एंगल एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है तो दोनों मेरिडियन के बीच का एंगल भी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ही होगा। अगर आप डेफिनेशन में ये लिखना चाहते हैं the angle between geographical meridian and magnetic meridian is angle of declination, well आप बिल्कुल ऐसा भी कह सकते हैं। मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से तुम्हें दिखाता हूँ, दो प्लेन लेके दिखाता हूँ। अच्छा देखो, फॉर एग्जांपल ये वो दो प्लेन हैं, ये उस तरीके की बड़ी सी स्ट्रक्चर तो नहीं है लेकिन प्लेन तो ये पक्का ही है। तो बच्चों फॉर एग्जांपल यहाँ से जो एक प्लेन है वो ये वाला प्लेन बना, ऐसे रखा मैंने, और ये जो प्लेन है जो यहाँ पे मैंने बोला था वो ये, दिस इज अ प्लेन ना, ये प्लेन ही तो है, ये लाइन थोड़ी है, दिस इज अ प्लेन। तो ये जो प्लेन है देखो, ये तो यहाँ पे है, दिस इज द प्लेन, और ये वाला प्लेन यहाँ पे है ऐसे, राइट। तो देखो जो दोनों लाइंस के बीच में एंगल है वही दोनों प्लेन्स के बीच का भी एंगल है। इसीलिए मैंने कहा कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की डेफिनेशन देते हुए आप कुछ भी कह सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि दोनों एक्सिस के बीच का एंगल, आप ये भी कह सकते हो कि दोनों मेरिडियन के बीच का एंगल कौन सा एंगल होता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। आगे चलो। तो बच्चों ये जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पढ़ा, जब मैंने लेक्चर को स्टार्ट किया तो मैंने तुमसे ये कहा कि टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म के तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। उनमें से पहला कंपोनेंट मैंने कवर किया, दैट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो लेट्स सी, ये है हमारे पास एक प्लेन, ये है हमारे पास एक प्लेन। वो जो बड़ा सा प्लेन था ना, उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। वो जो बड़ा सा प्लेन मैंने बताया था कि ऐसे निकाल लो तो वो मैग्नेटिक प्लेन है, ज्योग्राफिकल प्लेन है। तो ये है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन से कुछ एंगल बनाता है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। एग्जाम्पल के लिए मैं एक रजिस्टर ले लेता हूँ। हाँ, एक मिनट प्लीज होल्ड करना, एक रजिस्टर देना बेटा, उससे आप प्रैक्टिकली देख पाओगे मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। आप एक रजिस्टर लेके और थोड़ा ज़्यादा अच्छे से देखो, समझ पाओगे। वो कुछ इस तरह से इसके पीछे आ रहा होगा, कुछ एंगल बना के आ रहा होगा। देखो ऐसे, जैसे ये है स्ट्रक्चर इस तरह की। आप जानते हो कि ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, और दोनों अगर मैं ऐसे रखूं तो इनके बीच में ये जो एंगल आ रहा है वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है। ये अरेंजमेंट है। अब अगर मैं इस तरह से तुम्हारे सामने मैग्नेटिक मेरिडियन तुम्हें दिखा रहा हूँ तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहाँ पर है, वो इससे थीटा एंगल पीछे बना के यहाँ पर है। इसलिए ये ड्राइंग अगर मुझे यहाँ बोर्ड पे बनानी पड़े तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा जैसे मैंने बनाई है। ये है वो डिज़ाइन। तो ये जो पीछे है दिस इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और ये जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक प्लेन, और दोनों के बीच में जो एंगल है ये है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्लियर हुआ तुम्हें? तो दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ GM। और बच्चों दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है, राइट। अब फॉर एग्जांपल बचपन में तुमने 10th क्लास में तुमने वो एक कंपास निडल लेके, मैग्नेटिक निडल लेके, और जिसको डिप सर्कल भी कहते हैं, राइट, उसको लेके तुमने वाइट शीट पे रख के मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस बनाई होंगी। किया होगा सबने एक्सपेरिमेंट। चलो जिन्होंने नहीं किया वो याद कर लो ये बात जो मैं बोल रहा हूँ। तो जब तुम उस डिप सर्कल को यहाँ कहीं रखते हो तो उस डिप सर्कल के अंदर एक निडल होती है, और वो निडल ऐसे वाइब्रेट करके पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जाके रुकती है, और जिस डायरेक्शन में रुकती है आप समझ जाते हो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। तो तुमने इस तरह से डिप सर्कल को फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं भी रखा, और उस डिप सर्कल के अंदर की जो निडल है वो वाइब्रेट करके लेट यहाँ कहीं रुक गई, तो आप समझ जाओगे कि ये नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो लेट जब मैंने इस लोकेशन पे चेक किया तो इस लोकेशन पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आई। लेट मी रिपीट, मैग्नेटिक मेरिडियन में डिप सर्कल को रखा,
निडल जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रही है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप। मैंने आपसे कहा था कि टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला पढ़ाया एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये है दूसरा, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, ये दूसरा है। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए एंगल ऑफ डिप की तो आप क्या कहेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन में नेट मैग्नेटिक फील्ड किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाता है उस एंगल को ही एंगल ऑफ डिप कहते हैं। द एंगल मेड बाय नेट मैग्नेटिक फील्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन एनीवेयर विद द हॉरिजॉन्टल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। समझ गए? तो एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अगर आप समझें तो आप इनको कभी भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये कभी भी सेम उसमें है ही नहीं ना प्लेन में। ये तो ऐसे हुआ जैसे यहाँ पे निडल रुक गई तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये वाली, और इसने हॉरिजॉन्टल से जो यहाँ पे जो एंगल बना रखा है ये एंगल ऑफ डिप है। जबकि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन तो इस प्लेन में है ही नहीं ना, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ये है। कभी भी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप को ऐड नहीं किया जाएगा, कभी भी, किसी भी लॉजिक से। यू आर गेटिंग मी? क्योंकि ये दोनों सेम प्लेन में नहीं होते। तो बच्चों ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे जल्दी से बता दो कि इस मैग्नेटिक फील्ड का ये कंपोनेंट कितना आएगा, तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स। तो ये है फॉर एग्जांपल ऑफ वेक्टर बी और ये एंगल है यहाँ पे डेल। तो ये जो कंपोनेंट आएगा इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहा जाएगा, और ये कंपोनेंट होगा बी कॉस डेल। डेल से मैं एंगल ऑफ डिप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और बच्चों ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, ये वाला, ये कंपोनेंट आएगा बी वी, मतलब बी वर्टिकल, और बी वर्टिकल होगा बी साइन डेल। बहुत ही आसान सी स्टोरी है। मैग्नेटिक मेरिडियन में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ डिप कहते हैं। इस नेट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है बी कॉस डेल और वर्टिकल होता है बी साइन डेल। वापस वहीं आता हूँ, अर्थ मैग्नेटिज्म के, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म के 3 मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? बड़ा फेमस सवाल है बोर्ड एग्जाम्स का। आप कहेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आपको यही 3 लिख के आने हैं। कौन कौन से? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप और तीसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आ रहा होता है और इसके हमें सबसे ज़्यादा डेली लाइफ में प्रैक्टिकल देखने को मिलते हैं, इसलिए मेजर कंपोनेंट है। काम का तो वर्टिकल भी, ऐसा नहीं है कि वर्टिकल काम का नहीं है, लेकिन ट्रेंड है आपको यही 3 लिख के आने। बी एच इज बी कॉस डेल। वापस सुनिए बच्चों, बी वर्टिकल बी साइन डेल है और बी हॉरिजॉन्टल बी कॉस डेल। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो बी से हो जाता है बी कैंसिल। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 10 डेल। फेमस सवाल, आजकल तो चाहे जेई मेंस हो, नीट हो या बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि सब में एक जैसे सवाल आ रहे हैं, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड। पढ़ना लेकिन पूरा चाहिए, लेकिन ट्रेंड पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर ट्रेंड जैसे सवालों का चल रहा हो उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो फार्मूला बेस्ड सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए एक फार्मूला आपके सामने हाजिर है, और प्रीवियस ईयर्स जब आप करेंगे तो उसमें आप देखेंगे, या बोर्ड एग्जाम के सवाल जब आप करोगे या एनसीईआरटी के पीछे जाके एक्सरसाइज करोगे तो आपको इस पे सवाल मिलेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पूछ रखा होगा, हॉरिजॉन्टल दे रखा होगा, एंगल ऑफ डिप दे रखा होगा। इसमें से कुछ भी 2 चीज़ें देकर और कोई तीसरी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। क्वाइट इजी। सो बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 10 डेल। ये जो डेल है इसको एंगल ऑफ डिप कहते हैं। बच्चों एंगल ऑफ डिप को ट्रू डिप भी कहा जाता है। क्या कहा मैंने? ट्रू डिप। जो एंगल ऑफ डिप की एक्चुअल वैल्यू है उसी को
ट्रू डिप कहते हैं, क्योंकि एक वर्ड मैं बहुत जल्दी यूज करने वाला हूं, एपरेंट डिप। सो व्हाट इज एपरेंट डिप? बच्चों इस बात को ऐसे समझेंगे, एपरेंट डिप को देखो थोड़ा सा 3D है, मैं समझाने की कोशिश कर सकता हूं तुम्हें, और देखो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर तुम्हें समझना आए तो फिर याद कर लेना, क्योंकि बात काम की है जितने ही बताऊंगा। तो बच्चों फॉर एग्जाम्पल ये जो बोर्ड है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये बोर्ड ही मैग्नेटिक मेरिडियन है। अब अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में डिप सर्कल को रख के नेट मैग्नेटिक फील्ड चेक करूंगा तो वो हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाएगा उसी को कहा जाएगा एंगल ऑफ डिप या ट्रू एंगल ऑफ डिप। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना डिप सर्कल एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं रखा, बल्कि किसी रैंडम प्लेन में रख दिया, एक ऐसा रैंडम प्लेन जो मैग्नेटिक मेरिडियन है ही नहीं बल्कि उससे कुछ एंगल बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड मैंने कहा मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन, एक्चुअली ये मैग्नेटिक प्लेन है। ये जो बोर्ड है काफ़ी 3D, काफ़ी प्लेन विलेन की बात कर रहा हूँ ना, काफ़ी एंगल वेंगल की बात कर रहा हूँ, इसलिए तो तुम्हारे सामने आया हो, नहीं तो स्क्रीन पे पढ़ा देता हूँ। सामने आने का पर्पज़ यही है कि कोशिश कर सकूँ ना समझाने की, वो मेरी आदत है, कंसेप्ट समझा के ही याद करवाना, नहीं तो रटवा भी सकता था पॉइंट पॉइंट लिखवा के। तो तुम भी कोशिश करो मेरे साथ। तो बच्चों मान लो कि ये जो प्लेन है ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, लेकिन मुझे डिप सर्कल रखने के लिए कहा गया, और जो डिप सर्कल है वो मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं रखा। लेट मैं उस प्लेन में नहीं हूँ, मैंने किसी और प्लेन में रख दिया, और वो प्लेन फॉर एग्जांपल ये है, ये जो रजिस्टर है मान लो वो प्लेन है। दिस इज मैग्नेटिक प्लेन एंड दिस इज सम रैंडम प्लेन, ये कोई रैंडम प्लेन, और मैंने अपना डिप सर्कल इस रैंडम प्लेन में ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया डिप सर्कल। तो इसके अंदर जो निडल है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुक गई, तो इस जगह यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन में थोड़ी चेक किया, ये तो मैंने किसी रैंडम प्लेन में चेक किया। तो यहाँ मैंने डिप सर्कल रख दिया इस तरह से, और यहाँ जब निडल रुकी तो निडल यहाँ कहीं रुकी। तो क्या आप ये कहोगे कि ये नेट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन में है? नहीं, मैग्नेटिक मेरिडियन तो ये है, ये तो डिप सर्कल यहाँ पे रखा हुआ है इस जगह, और ये जो प्लेन है ये वाला जहां मैंने रजिस्टर रख के दिखाया था, ये प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन से कुछ एंगल बना रहा है, फॉर एग्जांपल अल्फा। तो एक्चुअली जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, एक्चुअली अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो तो मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये भी मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है, जो हमने अभी तक सीखे हैं, जो एक्चुअल हैं। लेकिन जब मेरा डिप सर्कल यहाँ पर रखा है ऐसे, और निडल यहाँ पर रुकी इस तरीके से, तो जब मैं उसके कंपोनेंट करूँगा, ये रखा है हमारा प्लेन, इसमें घूमा डिप सर्कल, ये एक एंगल बना हुआ है यहाँ पर, तो ये इस तरीके से आया पेन। जब मैंने इसका कंपोनेंट किया तो इसका कंपोनेंट एक देखो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आएगा, वर्टिकल यहाँ पे आएगा। बहुत ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, ये प्लेन है रैंडम प्लेन, इसमें हमने निडल को घुमाया, निडल यहाँ रुकी, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आया और वर्टिकल कंपोनेंट ये आया। तो आप देखो वर्टिकल कंपोनेंट तो वर्टिकल कंपोनेंट तो एक्चुअल वर्टिकल कंपोनेंट के पैरेलली आ रहा है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है इसका, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आ रहा है ये एक्चुअल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से एक एंगल बना रहा है। बोलो बात समझ में आई? लिखना शुरू करो जरा, मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे लिखो, स्टार बना के लिखेंगे। When dip circle is not placed in magnetic meridian, when dip circle is not placed in magnetic meridian, कॉमा लगा के, but it is placed in some random plane, in some arbitrary plane, but it is placed in some random plane which makes an angle alpha with magnetic meridian, but it is placed in a random plane
which makes an angle alpha with magnetic meridian. तो हमने मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा एंगल बना के जो एक प्लेन है उसमें डिप सर्कल को रख दिया, राइट. देन the angle made by net magnetic field, then the angle made by net magnetic field with horizontal, जैसे ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है जो इस रैंडम प्लेन में आ रहा है, मेरा बोर्ड मैग्नेटिक मेरिडियन है, बोर्ड से कुछ एंगल बना के प्लेन रखा हुआ है, इस प्लेन में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ये आया है, इसने हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रखा है इसकी बात कर रहा हूं. देन द एंगल मेड बाय नेट मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल इन दिस रैंडम प्लेन इज नोन एज apparent dip. और जो मैं कह रहा हूं वो एज इट ही आ जाएगा, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम. रजिस्टर का ढंग से रट्टा मार देना, उसी में से आ जाएगा सारा. Then the angle made by net magnetic field with horizontal in this random plane is known as apparent dip. एक्चुअल डिप का सिंबल मैंने लिया था डेल, तो apparent डिप का सिंबल मैं ले रहा हूं, बस ये डैश लगा देता हूं, राइट. नेक्स्ट लाइन से vertical component of magnetic field in this random plane will be parallel to vertical component of magnetic field in magnetic meridian. जब आपने इस प्लेन में नेट मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट किया तो वो वर्टिकल कंपोनेंट मेरा पेन, वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक मेरिडियन जो कि ये बोर्ड है इसमें बने हुए वर्टिकल कंपोनेंट के पैरेलल ही आएगा. तो एक्चुअल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन और ये जो मेरे इस रैंडम प्लेन में कंपोनेंट आया है वर्टिकल, ये दोनों पैरेलल हैं, इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल है और cos 0 1 होता है. इसलिए जो एपरेंट वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन के वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर ही होता है, क्योंकि किसी वेक्टर का जब किसी लाइन पे कंपोनेंट लेके जाओगे तो वो जाएगा cos कंपोनेंट और एंगल 0 है तो cos 0 1 होगा. तो बच्चों ये जो वर्टिकल कंपोनेंट एपरेंट वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये एक्चुअल वर्टिकल कंपोनेंट इन मैग्नेटिक मेरिडियन के बराबर ही होगा. और आप ये जानते हो कि वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक मेरिडियन में क्या होता है, बी साइन डेल. और यहाँ पे डेल क्या है, ट्रू एंगल ऑफ डिप, ये बी वर्टिकल की वैल्यू मैंने पुट की है. तो किसी रैंडम प्लेन में, जो रैंडम प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा एंगल बना रहा था, किसी रैंडम प्लेन में भी जब मैं वर्टिकल कंपोनेंट देखूंगा तो वो उतना ही आएगा जितना मैग्नेटिक मेरिडियन का वर्टिकल कंपोनेंट होता है, तो वो बी साइन डेल ही आएगा. जरा एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लिखना. लेकिन बच्चों जब मैं इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला करता हूं तो ये इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे रखा हुआ है. तो जब मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करता हूं तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है ऐसे. और आप देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरे नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से एक एंगल बना रहा है, राइट. उसके लिए एंगल 0 डिग्री नहीं है. तो क्या लिखेंगे, बट द हॉरिजॉन्टल component of magnetic field in this random plane will make an angle alpha with horizontal component of earth magnetic field in magnetic meridian.
with horizontal component of earth magnetic field in magnetic meridian। जो रैंडम प्लेन आपने लिया है उसमें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन में बने हुए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से अल्फा एंगल बनाएगा। कौन सा अल्फा? वो एंगल जो मैग्नेटिक मेरिडियन और उस प्लेन के बीच में है, जिस प्लेन में मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, जिस प्लेन में मैंने डिप सर्कल रख दिया है। दैट इज वाई रिलेशन बिटवीन दीज टू, तो बी एच डैश इज इक्वल टू बी एच कॉस अल्फा, और ये बी एच क्या होता है? ये होता है बी कॉस डेल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक मेरिडियन में बी कॉस डेल होता है, एंड दिस इज कॉस अल्फा। दिस इज कॉस अल्फा। बात समझ में आई? आगे चलूं। तो बच्चों, अभी तक मैंने आपको ये पढ़ाया कि जब आप मैग्नेटिक मेरिडियन में, कोशिश कर रहा हूं तुम्हें कि तुम्हें समझ में आ जाए, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहा हूं कि तुमसे कौन ये थोड़ी कहेगा कि तुम सामने खड़े होके और एक्सप्लेन करके दिखाओ सारी चीज़ें, राइट? तुम्हें तो लिखना है, काम की बातें, फॉर्मूले लिखने हैं। तुम्हें तो क्या क्या पता होना चाहिए। मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है? बी कॉस डेल। मैग्नेटिक मेरिडियन में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? बी साइन डेल। इस बी वर्टिकल और बी हॉरिजॉन्टल के रेशो को अगर कैलकुलेट करें तो क्या आ जाता है? साइन अपॉन कॉस 10। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी वर्टिकल, बी हॉरिजॉन्टल एंड एंगल ऑफ डिप, ट्रू एंगल ऑफ डिप, बी वी अपॉन बी एच इज इक्वल टू 10 डेल। मैग्नेटिक मेरिडियन में। चलिए, अगर मैं किसी आर्बिट्री प्लेन की बात करूं, किसी रैंडम प्लेन की बात करूं, कोई रैंडम प्लेन, तो उसमें बी वर्टिकल उतना ही होता है, उसमें बी वर्टिकल उतना ही होता है जितना कि आपके मैग्नेटिक मेरिडियन का बी वर्टिकल होता है, तो वो बी साइन डेल ही होगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना नहीं होता। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्चुअली हमारे मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एक एंगल बना रहा होता है, और ये एंगल है अल्फा। ये वही एंगल है जो मैग्नेटिक मेरिडियन का इस प्लेन के साथ है। सवाल में ऐसे ही लिखा हुआ होगा, डिप सर्कल इज प्लेस्ड इन अ प्लेन एंड दैट प्लेन इज सबटेंडिंग एंगल अल्फा विद मैग्नेटिक मेरिडियन। यही लैंग्वेज होगी। तो ये आपका बी एच डैश आ गया, और आप ये जानते ही हैं ये बी वी डैश जो आया है बी साइन डेल, ये आपके बी वर्टिकल के बराबर ही आया। लेकिन यहाँ बराबर नहीं आया, यहाँ कॉस अल्फा और आ गया। तो आप जानते हैं कि अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रेशो निकाल दें, अगर हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रेशो निकाल दें तो वो 10 डेल होता है। तो ये जो रेशो आएगा इसको मैं कहूँगा 10 डेल। लेकिन कौन सा 10 डेल? अब ये आएगा एपेरेंट डिप। बी वर्टिकल और बी हॉरिजॉन्टल के रेशियो को 10 डेल कहते हैं, लेकिन ये आपके एपेरेंट वर्टिकल और एपेरेंट हॉरिजॉन्टल हैं, तो ये भी एपेरेंट डिप ही होगा। अगर मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, वो क्या है? बी वर्टिकल। ये बी वी डैश बी वर्टिकल के बराबर है। लेकिन बी एच डैश बी एच कॉस अल्फा है, बी एच कॉस अल्फा है, इज इक्वल टू 10 डेल डैश। बच्चों, आप देख सकते हो कि बी वी अपॉन बी एच 10 डेल है। तो बी वी अपॉन बी एच को मैं यहाँ, ये देखो, बी वी अपॉन बी एच को मैं यहाँ 10 डेल लिख सकता हूँ। इसीलिए अगले स्टेप में मैं क्या लिख रहा हूँ देखना, बी वर्टिकल अपॉन बी एच, इसको लिख रहा हूँ 10 डेल, नीचे बचेगा कॉस अल्फा और यहाँ आ जाएगा 10 डेल डैश। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, मैं कहूँगा आपसे कि आप इस पे इम्पॉर्टेंट ज़रूर लिखें। किस किस का रिलेशन है?
ट्रू एंगल ऑफ डिप, एपेरेंट डिप, और वो एंगल जो मैग्नेटिक मेरिडियन और उस रैंडम प्लेन के बीच में है जहां पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस पे इसी तरीके के सवाल आएंगे कि एक प्लेन जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, उसमें एपेरेंट डिप इतना है, तो ट्रू डिप की वैल्यू बताइए। तो आपको सीधा इस फॉर्मूले से इसको कर देना है। बोलिए, बात समझ में आ गई? अच्छा, यहीं पे मुझे एक सवाल याद आ रहा है जो कि एक्चुअली एक प्रीवियस ईयर है, और प्रीवियस ईयर भी है, और इसके अलावा वो स्कूल टीचर भी इंटरेस्टेड होते हैं उसको पूछने में। जरा सवाल की लैंग्वेज लिखना, सवाल की लैंग्वेज लिखो। एपेरेंट डिप, एपेरेंट डिप इन टू, apparent dip in two mutually perpendicular random planes. Apparent dip into mutually perpendicular random planes are del 1 and del 2. Are del 1 and del 2. Find the relation. Find the relation of these apparent angle of dip with true angle of dip. Find the relation between these two, apparent angle of dip and true angle of dip. चलिए तो शुरू करते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था अभी? apparent dip, एपेरेंट डिप और ट्रू डिप में क्या रिलेशन होता है? मान लीजिए कि ये जो एंगल ऑफ डिप है del 1, ये किसी ऐसे प्लेन में है जो मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा एंगल बना रहा है। तो एपेरेंट एंगल ऑफ डिप और ट्रू एंगल ऑफ डिप के बीच में ये रिलेशन आ गया, राइट? तो मैं यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूं। यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 10 del अपॉन 10 del 1, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से बच्चों अब मैं दूसरे प्लेन की बात करता हूं। उसने कहा दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। तो अगर एक प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा एंगल बना रहा होगा तो दूसरा 90 माइनस अल्फा बना रहा होगा। भाई अगर दो प्लेन आपस में ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और इनके बीच में कहीं मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो अगर एक से एंगल अल्फा होगा तो दूसरे से 90 माइनस अल्फा बचेगा। तो मुझे ये कहना चाहिए कि जो दूसरे वाला प्लेन है जिसमें एपेरेंट डिप मैंने कितना मेजर किया है del 2, तो 10 del 2 इज इक्वल टू उसका एक्चुअल एंगल ऑफ डिप से क्या रिलेशन होगा? दैट विल बी 10 del अपॉन कॉस एंगल जो हमने अल्फा लिया था, इस प्लेन का मैग्नेटिक मेरिडियन से एंगल आ रहा होगा 90 माइनस अल्फा। कॉस 90 माइनस अल्फा दैट इज साइन अल्फा एक्चुअली। तो साइन अल्फा को फिर मैं क्या लिख सकता हूं? इसी को रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं साइन अल्फा इज इक्वल टू 10 del अपॉन 10 del 2 एपेरेंट डिप। तो हमसे कहा गया रिलेशन बताइए। देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो मुझे यहां से ये क्लिक हो रहा है कि अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। मुझे यहां से ये क्लिक हो रहा है। सो दैट इज वाई मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इक्वेशन 1 का स्क्वायर और इक्वेशन 2 का स्क्वायर, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं। तो LHS में आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज 1। और RHS में क्या आ जाएगा? स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूं, जरा भूलना मत। RHS में क्या आ जाएगा? 10 स्क्वायर del अपॉन 10 स्क्वायर del 2 प्लस 10 स्क्वायर del अपॉन 10 स्क्वायर del 1। बोलो यस और नो। और यहां से क्या कॉमन है? 10 स्क्वायर del।
tan स्क्वायर डेल कॉमन है और उसको इधर ले आता हूं तो बन जाएगा अगला स्टेप 1 अपॉन tan स्क्वायर डेल इज इक्वल टू 1 अपॉन tan स्क्वायर डेल 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर डेल 2। तो इन दो एंगल ऑफ डिप का एक्चुअल एंगल ऑफ डिप से ये रिलेशन होगा। जी हाँ, आप इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर डेल इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल 2। आप बिल्कुल लिख सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये प्रीवियस ईयर है एक्चुअली, और स्कूल टीचर्स को भी इंटरेस्ट है कि वो आपसे इसका एक्सप्रेशन प्रूव करने के लिए कह देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रूव कराइएगा जैसे मैंने आपको प्रूव करके अभी दिखाया है। तो बच्चों, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के मेजर मैंने 3 कंपोनेंट आपको बताए, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके बच्चों, चलो मिलता हूँ यहाँ से आगे अगली क्लास में। इसको अच्छे से कर लेना।